आज भैया देखो, आज पढ़ा रहे हैं नीति निर्देशक तत्व की दूसरी क्लास। दूसरी क्लास में पहले कौन से अनुच्छेद पढ़ लिए थे हमने? उस दिन अनुच्छेद पढ़े थे 36 से 40। अब जो शेष अनुच्छेद है आज उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 36 में तो पता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कितने बार है? 2 बार। एक बार मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार में कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में, ठीक है, सॉरी 12 में। और इसमें 36 में। राज्य की परिभाषा का मतलब हम समझा दिए थे। राज्य मतलब स्टेट, जो खुद के नियम कानून बनाए उसे क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। अनुच्छेद 37 में है कि नीति निर्देशक तत्व में जो भी सहायता दी जाएगी लेकिन बाध्य योग नहीं है, ठीक है। ये बताए अनुच्छेद 38 में चर्चा की गई थी। अनुच्छेद 38 में कह रहा था कि लोक कल्याण, लोगों का क्या है? कल्याण। लेकिन उसमें 3 प्रकार की बात रखी थी। पहले प्रकार की बात की थी कि राजनीतिक और राजनीतिक और कानूनिक बताई थी, या विधि और आर्थिक आर्थिक चीजें जो बताई थी। और अनुच्छेद 39 में किस बात की चर्चा की गई थी? कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 में क्या कह रहा था? 39 के में कहा है कि निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में कह रहा था, अनुच्छेद 40 में किस बात की बाबू चर्चा थी? कह रहा था कि ग्राम पंचायतों का गठन। हालांकि ग्राम पंचायतों का गठन इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में भी कुछ भाग के रखो गया है। कौन से संविधान संशोधन अनुसूची? कौन कौन? 11वीं 12वीं। 11वीं में चर्चा किस चीज की है? मतलब कि ग्राम पंचायत की। 12वीं में काय की है? नगर पालिका की। 73वां संविधान संशोधन हुआ था और 74वां संविधान संशोधन। तुमसे पूछेगा कि ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में, ठीक है। ये पहल किसकी थी? ये तो मैं बताया था कि 2 अक्टूबर 1959 को पहले ग्राम पंचायत का गठन कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। अब अनुच्छेद देखेंगे बाबू 41। ये कह रहा है कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने में सहायता। जैसे कुछ दशाओं में, जैसे विकलांग है, विकलांगों को है, अब जैसे कोई विकलांग है तो सरकार साइकिल वगैरह देती है ना, वो 3 पहिया की साइकिल देती है। और विकलांग जो शब्द था, तो इनको कौन सा शब्द दे दिया? मतलब कि दिव्यांग शब्द। दिव्यांग शब्द का मतलब होता है कि मानसिक रूप से कम बढ़, मतलब कि घटे नहीं कोई भी चीज सबके सामने। अगर किसी व्यक्ति को लंगड़ा बोलेंगे ना, तो लंगड़ा का है? मानसिक रूप से आदमी को प्रेरित करेगा, ठीक है, नीचे की ओर ले जाएगा। जैसे क्या दे दिया? दिव्यांग शब्द दे दिया था। इसमें हालांकि 5 प्रकार की योजना रखी गई थी अनुच्छेद 41 में। 5 प्रकार की सहायता। पहले सहायता थी विकलांगों को पेंशन, और जो मतलब कि जिसका पति खत्म हो गया विधवा पेंशन। और तीसरे प्रकार की थी, तीसरे प्रकार की मतलब कि जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना, उनके लिए कौन सी पेंशन थी? वृद्धा पेंशन। और इसी में चला रहे थे अन्नपूर्ण योजना। का चला रहे थे? अन्नपूर्ण योजना। तो समझ में आ गई कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने में सहायता, कि मतलब कि सबके लिए सरकार क्या करेगी? सहायता करेगी। अब अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 देखेंगे। अनुच्छेद 42 में क्या कह रहा है? हाँ, देखो अब अनुच्छेद देखेंगे हम 42। अनुच्छेद 42 में कह रहा है कि मनोचित दशा पिछूती सहायता। इस मनोचित का मतलब क्या होता है? मनोचित का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो ड्यूटी में जाएगा। अगर ड्यूटी में भी है, ड्यूटी में होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन, या ठीक है, काम करने की स्थिति में नहीं है, या कोई तबीयत खराब है, ठीक है, या मानसिक रूप से काम की स्थिति में नहीं है, तो इसके जो सीनियर कर्मचारी हैं उनका दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति को उस टाइम, ठीक है, छुट्टी। सीधी बात है कि अगर व्यक्ति ड्यूटी तो जाएगा, ड्यूटी जा रहा है, अगर कार्य करने की दशा में नहीं है, तो अगर यह मलेरिया हो गया है या गठियाबाद हो गया, अब कंडीशन क्या है? कोई काम है, उठ के जाना है या पैदल जाना है, कुछ दूर तक भेजाना है सामान, उस स्थिति में जाने योग्य नहीं है, तो कर्मचारी, बड़े कर्मचारी का दायित्व बनता है कि उसके लिए क्या है, 2 दिन या 3 दिन की, जब तक कार्य करने की स्थिति में नहीं है, तो ड्यूटी में भी रहते हुए क्या करना चाहिए?
आराम की स्थिति में रखना चाहिए। ठीक है, मनोचित दशा हो गई। मतलब कि मनोचित दशा का सीधे सीधे मतलब यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है, तो ठीक है, उसमें ध्यान का बड़ा कर्मचारी वो ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उस कर्मचारी की क्या करे, हल्की सहायता करे। और प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता का मतलब ये है कि कोई भी महिला गर्भधारण है या प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने पहले और 3 महीने बाद सरकारी सहायता कहाँ मिलेगी, सरकारी सहायता। अब सरकारी सहायता मिलेगी कि अगर प्रेग्नेंट है, बच्चा पैदा होने के 3 महीने पहले और 3 महीने तक कार में नहीं आ सकती है, ताकि कितने महीने की छुट्टी देती है सरकार, 6 महीना की। लेकिन उसका वेतन का है, सरकार पूरा वहन करती है। ठीक है, लेकिन कितने बच्चों में, 2 बच्चों में। ऐसा नहीं है कि 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे का मतलब है कि तुम हर 6 महीना में छुट्टी लो, तो छुट्टी ज्यादा होगी, तो फिर ऐसा अनुच्छेद का क्या होगा, मतलब कि उल्लंघन होगा। तो तुम्हें प्रसूति सहायता समझ में आ गई। प्रसूति सहायता का सीधा सीधा मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रसूति सहायता नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 42 में। और मनुष्य दशा अनुच्छेद 42 में। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद अब देखेंगे हम 43, अनुच्छेद 43। ठीक है, अनुच्छेद 43 देखेंगे। अनुच्छेद 43 में तुमसे क्वेश्चन पहले सिंपली बता रहे हैं हम, सिंपली में पूछेगा कि कुटीर उद्योग किस अनुच्छेद में रखा गया नीति निर्देशक तत्व के, तो अनुच्छेद 43 में। यह बोलेगा मनुचित दशा या निर्वाह योग्य मजदूरी। मनुचित दशा का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को, पहले यहां से समझेंगे, कुटीर उद्योग समझ लो। कुटीर उद्योग का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति ग्रामीण तौर पे या सिटी में क्या है, छोटा जो हल्का उद्योग होता है, जैसे लघु उद्योग बोलते हैं, कुटीर उद्योग, तो क्या है, आदमी पुनः शुरू कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 43 की। जैसे घर में कोई है, जैसे दरी बनाता है, कालीन बनाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो ये काय में आएगा, कुटीर उद्योग में। या डलियां बनाता है तो काय में, कुटीर उद्योग में। अब निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मनुचित दशा, किसी व्यक्ति को अगर काम कराने ले गए हैं तो कम से कम उसको इतनी मजदूरी दो ताकि उसका क्या है, पेट भरण पोषण हो सके। पता पड़ो कि मजदूरी मिल रही है 400 और तुम दे रहे हो 4 रुपया, तो अनुच्छेद किस बात में चर्चा है कि मनुचित दशा और निर्वाह योग मजदूरी, कि किसी भी व्यक्ति को अगर काम काम में ले जा रहे हो तो कम से कम मजदूरी इतनी मिलना चाहिए, मतलब कि वर्तमान स्थिति के हिसाब से, ताकि वो क्या है, अपना भरण पोषण कर सके। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में यही तो कह रहा है कि अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग, मनुचित दशा और निर्वाह योग मजदूरी। तो कुटीर उद्योग का समझ गए कि छोटा उद्योग, मतलब लघु उद्योग से और छोटा कुटीर उद्योग, और फिर मनुचित दशा, निर्वाह योग मजदूरी, ये 3 पॉइंट हैं। तो ये समझा दिए कि मतलब कि वो स्थिति में कम पैसा दीजिए, कि मतलब वो स्थिति में तुम्हें पैसा देना है किसी भी मजदूर को, ताकि वो मानसिक रूप से का ना हो, मानसिक रूप से पैदल ना हो। ठीक है, ताकि आदमी डिप्रेशन पे चलो जाए। काम कर रही, हमने काम 15 दिन किया है, काम हमारा 1500 रुपए का हो रहा है, तुम 500 रुपए दे रहे हो, तो समझ में आ गई बात। अब अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे 44, अनुच्छेद 44। ठीक है, देखो अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में कह रहा है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। हालांकि अभी पूरे भारत में सवाल समान सिविल संहिता लागू नहीं हुआ है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला कौन सा राज्य जो समान सिविल संहिता लागू कर दिए हैं, तो कौन है, गोवा। हालांकि अलग अलग हिसाब से राज्य लागू कर रहा है। जब ये कानून केंद्र सरकार में ये सवाल समान सिविल संहिता पारित होगा, ठीक है, इसमें कितनी बातें जुड़ी हुई हैं भैया, इसमें बात जुड़ी है, पहले नंबर पे है विवाह, और दूसरे नंबर पे है तलाक, और तीसरे नंबर पे है वसीयत। ठीक है, वसीयत। अब विवाह का मतलब है जिस जब ये कानून लागू होगा,
समान सिविल संहिता जब ये कानून लागू होगा तो इस कानून में पहले नंबर पे विवाह है। जो व्यक्ति या मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर दो दो शादी, समझना भैया, जो दो दो शादी या तीन तीन शादी कर रहा है, ठीक है, जब ये कानून लागू हो जाएगा तो शादी कितनी करेगा? एक। अब मुस्लिम धर्म में दो कोई व्यक्ति दो शादी कर रहा है या तीन शादी कर रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि हिंदू धर्म में आदमी व्यक्ति दो या तीन शादी कर रहा है, ठीक है, तो जब ये कानून आएगा तो व्यक्ति शादी कितनी करेगा? एक, ठीक है। लेकिन हालांकि सब व्यक्ति तो है नहीं है, एक में तो ककरा निकले आ रहे आदमी के, और तीन शादी कर कौन रहा है, ठीक है। तो ये लाएगा समान सिविल संहिता। और अनुच्छेद 2 में बात का अनुच्छेद देख लो 44 में दूसरा पॉइंट कह रहा है तलाक। तलाक का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे 3 तलाक था, किसी भी लड़की को जैसे शादी करा के या तो का फोन से बोल दे तलाक तलाक, ठीक है, अगर ये कानून लागू हुआ तो तलाक है ना, तलाक की भी एक प्रोसेस रखी जाएगी। पहले रखा जाएगा कि किसी लड़की और लड़का को तलाक लेना है, अगर ये आवेश में या जल्दीबाजी में कोई झगड़ा हो गया, आपसी मैटर हो गया है, और अगर ये तलाक ले रहे हैं तो पहले कोर्ट इनको 6 महीना के लिए टाइम देगी कि पहले 6 महीना रुक के देख लो, अगर तुम आपसी मैटर सुलझ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद क्या कर लेना? तलाक लेना, तलाक ले लेना। और तीसरी बात कह रहा है वसीयत। वसीयत का मतलब होता है उत्तराधिकार। जब मतलब पापा की जो संपत्ति है किसको मिलती है? लड़का को, लड़की को तो अभी मिलती नहीं है। अब जब समान सिविल संहिता कानून लागू होगा तो किस किस को मिलेगी? बिटिया को, बिटिया का उतना ही हक होगा जितना लड़का का है, ठीक है, नहीं होगा? यदि जितना बिटिया का हक है उतना ही का होगा लड़का का। फिर इसके बाद जब पूरे भारत में ये कानून लागू हो जाएगा, अब खाली जो बाप की संपत्ति में सिर्फ अधिकार पुत्र का होता है, तो उतना ही हिस्सा पुत्र का भी होगा और पुत्री का भी होगा, ठीक है। तो समान सिविल संहिता समझ गए? समान सिविल संहिता में कितनी बात रखी गई है? 3। कह रहा है विवाह, प्रत्येक व्यक्ति, अभी मतलब कि 1-2% व्यक्ति हैं जो दो शादी किए हैं, तो ये दो शादी नहीं, कितनी शादी करेगा? सिर्फ एक। और ठीक है, तलाक, जो व्यक्ति तो नहीं तलाक तलाक कर रहा ना, तो ये तलाक देना का हो जाएगा बंद। अब तलाक होंगे लेकिन कहां से होंगे? कोर्ट से। एक समय सरकार है जो कोर्ट है, 2-4-6-8 महीना जितना प्रोसेस रखे तो तारीख देगी। अगर उतने में तुम्हारा माहौल फिर से ठीक हो गया है तो तलाक नहीं होगा, अगर नहीं हुआ है तो फिर अर्जी लगाएंगे कोर्ट में, फिर क्या हो जाएगा? तलाक। और वसीयत में तुम्हें हमें समझा दिया है कि पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान का होगा अधिकार, समान का होगा अधिकार। तो समझ में आ गया? अनुच्छेद 44। पहला राज्य कौन है जिसे लागू किया है? गोवा। अभी केंद्र राज्य ने अपने अपने हिसाब से अभी लागू कर दिया। अब जब केंद्र सरकार ये नियम लाएगी, ठीक है, केंद्र सरकार जब ये नियम लाएगी तो फिर ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? ठीक है, ये तीनों चीजें लागू हो जाएंगी। अब अनुच्छेद हम देखेंगे 45। देखो, अब अनुच्छेद देखेंगे 45। अनुच्छेद 45 में किस बात की चर्चा है? अनुच्छेद 45 में कह रहा है कि 6 साल से कम बच्चों का ध्यान रखेगा कौन? राज्य। मतलब ये नीति निर्देशक तत्वों में चर्चा है। इसमें कहा है कि स्वास्थ्य की जो 6 से मतलब 6 साल से कम है, इसी में आंगनबाड़ी को बछुआ को भेज दिया जाता है, ठीक है। जो बगल में आंगनबाड़ी केंद्र होता है वहां पर इसका कहा है एक एक कार्ड दिया जाता है। कार्ड में ये लिखा जाता है कि पोलियो की दवा कितनी बार ली कि नहीं ली है। पोलियो की दवा है तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45 में। और टीकाकरण अनुच्छेद 45 में। टीकाकरण बच्चों को कब तक लगते हैं? 6 साल तक, ठीक है। कितने साल तक? 6 साल तक। तो तुमसे पूछेगा कि जो बच्चा है फिर इसके बाद 6 से 14 साल तक के बच्चों को, अब ये वाला जो भाग है काय में रख दिया गया है? मौलिक अधिकार में। ये मूल अधिकार की श्रेणी में, मतलब की शिक्षा। 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा कौन से संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। किस चीज की चर्चा है? कहा है कि देखो अनुच्छेद 45 है, 45 में कह रहा है कि अगर बच्चे 6 साल से कम है
ठीक है, तो राज्य का कर्तव्य बनता है कि उसके स्वास्थ्य की क्या करे, देखभाल की करे। और ये आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में कोई बच्चे 3-4 साल का जो वहाँ जो आशा आती है, जो आंगनवाड़ी की सहायक होती है, वहां इनको ए फॉर एपल पढ़ाना सिखाती हैं। ठीक है, और यही पोलियो की दवा भी इन्हें मिलती है और टीकाकरण वगैरह होते हैं। और इसके बाद जब 6 से 14 साल, तो ये काय की श्रेणी में चला जाता है, मौलिक अधिकार। संविधान में कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? अनुच्छेद कौन में रखो है? 21 के का में, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के का में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया कौन से अनुच्छेद में? तो 21 के का। कौन सा संविधान संशोधन? 86 में संविधान संशोधन 2002 का देगा, शिक्षा, फ्री शिक्षा देता है ना। ठीक है, अब अनुच्छेद देखेंगे बाबू 46, अनुच्छेद 46 देखो, अनुच्छेद 46 में क्या क्या किस बात की है? एससी एसटी का विशेष आरक्षण। मतलब कहने का मतलब है कि जो एससी एसटी का है प्रावधान है कि पहले एससी एसटी है, एससी एसटी को सताया जाता था, तो इसमें कल आया गया एसटी एसटी आयोग। अगर कोई भी पुलिस कर्मचारी है, अगर इनकी थाने में सुनवाई नहीं होती है, तो कहाँ चले जाएंगे? एसटी एसटी आयोग। इनके लिए क्या है? समान करने के लिए, ताकि जो इनका जो अधिकार है वो मिल सके। ठीक है ना। अनुच्छेद 47 में किस बात की चर्चा? कह रहा हुआ पोषा युक्त आहार, नशीली दवाइयां और शराब। राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्तियों को क्या है? पोषा युक्त आहार मिलना चाहिए। पोषा युक्त आहार खाने मतलब भोजन है, तो भोजन में क्या है? भोजन में प्रत्येक चीज है कि एक पोषाहार युक्त हो, ताकि व्यक्ति का रहे, स्वस्थ रहे। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है। उनके लिए क्या है? पोषायुक्त आहार। और जाता कर नशीली दवाइयां। कोई भी व्यक्ति है अगर गैर गैर नंबर या जाली दवाइयां बेचता है, किस अनुच्छेद के तहत अपराध है? और कोई भी व्यक्ति नशीली दवाइयां न खरीद सकता है ना बेच सकता है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? शराब। शराब शराब या इसे क्या कहते हैं? मदपान कहते हैं। क्या कहते हैं? मदपान। तो शराब है, शराब की चर्चा कौन से अनुच्छेद में रखी गई है? अनुच्छेद 47 में। कोई की भी शराब की, जैसे अब जो राज्य में शराब बैन है, तो वहां शराब का क्या नहीं कर सकता है? क्रय विक्रय नहीं कर सकता है। ठीक है, अब अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कह रहा कृषि एवं पशुपालन। क्या कह रहा है? कृषि एवं पशुपालन की चर्चा है। पशुपालन में जो जो दुधारू पशु हैं, क्या है? दुधारू पशु हैं, उनकी चर्चा है। दुधारू पशु में उनके लिए स्वस्थ भोजन, पर्याप्त चारा हो, अलग गौशालाएं वगैरह हो। ठीक है ना। अनुच्छेद 48 में 48 के कारण का कह रहा? पर्यावरण वन की रक्षा। हालांकि ये तो काय में रख दिया गया है, पर्यावरण वन की रक्षा, ये मौलिक कर्तव्य में, ना कि मौलिक अधिकार में। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि पर्यावरण और वन की क्या करे? रक्षा करे। ठीक है, अब अनुच्छेद देखो 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जैसे आगरा का किला है और जामा मस्जिद है, और द्रविड़ शैली में जो मंदिर है, बृहदेश्वर के मंदिर है, जितने राष्ट्रीय स्मारक के मंदिर मस्जिद हैं, ठीक है, सब पर जो जो जितने राष्ट्रीय धरोहर हैं, इनका संरक्षण करने का दायित्व कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में चर्चा कह रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और कार्यपालिका में जितने कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी काय में आते हैं? कार्यपालिका में। और न्यायपालिका में कौन है? जितने न्यायालय के जितने न्यायाधीश हैं, इनको दोनों को काय में रखा गया है? अलग। अगर कोई भी कार्यपालिका का बड़ा कर्मचारी है, जब न्यायपालिका में आता है, तो एकदम जज का कर देते, साइड कर देते। ठीक है, अब अनुच्छेद में क्या कह रहा है? अनुच्छेद क्या मन? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का की चर्चा है। अंतरराष्ट्रीय शांति की सुरक्षा है।